ठीक है, शुरू करते हैं। मतलब पिछले लेक्चर में हमने जो कुछ सेंटेंसेस लिखवाए थे उसमें हमने ये बताया था कि किस रूप में हमारा इन्फिनेटिव आता है ना। और उस लेक्चर से एक बात तो क्लियर हुई थी कि इन्फिनेटिव हमारा टू के साथ वर्ब के रूप में आता है, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे वो बी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, या हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, या हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, या आईएनजी फॉर्म भी कंटिन्यूअस में आ रहा था, है ना। जैसे कई और परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूप में भी आया था, जैसे कि वो बहुत समय से जासूसी करता रहा है ना। इस तरह से आज हम सीखने वाले हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब में जो हमारा इन्फिनेटिव है वो अब दो रूपों में और आ सकता है। दो रूप वो क्या होंगे, एक डायरेक्ट इन्फिनेटिव और दूसरा इनडायरेक्ट इन्फिनेटिव। डायरेक्ट इन्फिनेटिव क्या होता है समझने की जरूरत है। डायरेक्ट इन्फिनेटिव मतलब इन्फिनेटिव विदाउट टू। इन्फिनेटिव विदाउट टू यानी अब तक हमने पढ़ा कि टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहचान लेंगे इन्फिनेटिव भी कुछ होता है। अब ये आएगा खाली वर्ब होगी और इन्फिनेटिव भी होगा, मतलब टू उसमें होगा ही नहीं। इसे हम बोलेंगे डायरेक्ट इन्फिनेटिव, इसे हम बेयर इन्फिनेटिव भी कहते हैं। बेयर नंगा इन्फिनेटिव मतलब बिना टू वाला, यानी हम केवल वर्ब से पहचानेंगे कि हाँ ये इन्फिनेटिव है। ठीक, जैसे हमारा सेंटेंस है ही नीड नॉट टू वरी। ही नीड नॉट टू वरी, उसे जरूरत नहीं है। किस चीज की जरूरत नहीं है, वरी करने की। देखने में ठीक लग रहा है, ठीक, लेकिन ये हमारा सेंटेंस गलत है। क्लियर, क्या क्यों गलत है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। यानी इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें इसमें केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, टू का इस्तेमाल हम इसमें नहीं करेंगे। कैसे, ये सेंटेंस ऐसे सही होगा हमारा, ही नीड नॉट वरी। ठीक, अब ये हमारा सेंटेंस सही होगा। जब सेंटेंस के अंदर ये टू वरी आएगा, समझने की जरूरत है, जब सेंटेंस के अंदर ये टू वरी आएगा तो उस सेंटेंस के अंदर नीड को ऑक्सिलरी के रूप में नहीं लिख सकते। नीड को ऑक्सिलरी, जब ऑक्सिलरी समझ रहे हैं, यानी डू डज डिड के जगह अगर होगा, यानी जो सहायक क्रिया हमारी होती है, अगर सहायक क्रिया के रूप में अगर हमने नीड या डेयर का इस्तेमाल हमने किया तो समझ लीजिए वहां पर हम टू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे हैं, यानी दूसरे शब्दों में समझेंगे, ये सेंटेंस सही करने के लिए मैं इसको इस रूप में कहूंगा, ही डज नॉट नीड टू वरी, यानी डज नॉट लगाऊंगा मैं, उसके बाद में टू वरी। ठीक है, यानी इसे इधर समझते हैं। समझने की जरूरत है। इन दोनों ही सेंटेंस को अगर हम देखें, ध्यान से देखें, तो दोनों ही सेंटेंस में एक शब्द कॉमन है, नीड। ठीक, ये सेंटेंस हमारा, जैसे सेंटेंस हमारा ये सेंटेंस है और ये दोनों सेंटेंस हमारे इसमें नीड है, दोनों में नीड है। इस बात को कहने के लिए मैं इसका इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। ठीक, इस बात को कहने के लिए मैं इसका भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्लियर, इस नीड का इस्तेमाल, इनमें दो क्रियाएं ऐसी हैं, नीड और डेयर।
नीड और डेयर, नीड आवश्यकता होना और डेयर हिम्मत करना। नीड और डेयर वाले वाक्य दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। नीड और डेयर वाले वाक्य दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं। एक, सीधे इनके बाद नोट का इस्तेमाल कर दें, या इनके साथ हम डू डज या डिड नोट का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद नीड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, यानी डू डज डिड अगर आएगा, समझ रहे, डू डज डिड यदि वाक्य में आएगा तो टू भी आएगा। डू डज डिड अगर नहीं आएगा तो टू भी नहीं आएगा। बस खाली इतनी बात दिमाग में रखना, क्यों नहीं आएगा ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना ध्यान करेंगे हम। नीड डेयर वाले वाक्य में अगर डू डज डिड आएगा तो टू भी आएगा, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब डू डज डिड अगर नहीं आएगा तो सेंटेंस में टू भी नहीं आएगा। ठीक, जैसे ये सेंटेंस है देखिए, ही नीड नॉट वरी, इसमें देखिए हमने केवल वरी का इस्तेमाल किया, टू वरी नहीं कहा, क्योंकि इसमें डू डज डिड नहीं है। ठीक, नीचे वाले सेंटेंस में डज नॉट है यानी डज है। डू डज डिड अगर सेंटेंस में होगा नीड डेयर वाले में तो हम इसमें टू का प्रयोग भी करेंगे। इस डज का जो जुड़ाव है वो टू से है। डू डज डिड आएगा तो टू भी आएगा और नहीं आएगा तो टू भी नहीं आएगा। बस इतनी बात देखें, एक सेंटेंस जरूर आता है इस तरह का। और अब तो 4 नंबर का हो गया एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तुम्हें मेरिट से बाहर भी कर सकता है, इन भी कर सकता है। इसमें हम इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। तो एक रूप तो था हमारा इन्फिनेटिव का, डायरेक्ट इन्फिनेटिव। डायरेक्ट इन्फिनेटिव वो इन्फिनेटिव विदाउट टू, ठीक है, या ऐसे समझ लो, हिंदी में समझ लो वैसे ही, इन्फिनेटिव टू के साथ आ सकता है या टू के बिना। डू डज डिड अगर आएगा तो टू भी आएगा, डू डज डिड नहीं आएगा टू भी नहीं आएगा। डायरेक्ट इन्फिनेटिव इनडायरेक्ट इन्फिनेटिव तब समझ लेना जब टीचर बन जाओ, डायरेक्ट क्या है इनडायरेक्ट क्या। हमें सिर्फ इतना समझना फिलहाल, डू डज डिड आएगा सेंटेंस में टू भी आएगा, डू डज डिड नहीं आएगा सेंटेंस में टू भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम ये कह दें, देखो समझने की जरूरत है, डज ही नॉट डेयर टू हेल्प हिम। सेंटेंस को जल्दबाजी में मत बनाना, सेंटेंस को ध्यान से बनाना कि इन्फिनेटिव क्या है। जब इस तरह का सेंटेंस हो तो उसे हम पहले अफर्मेटिव बना लेते। दीदी इधर देखो, इसको हम पहले अफर्मेटिव बना लेते। ठीक, अफर्मेटिव से कैसे बनाएंगे, हिम, इस तरह बन जाएगा। अब ये सेंटेंस हमारा सेम ये वाला आ गया जैसे ये था, तो जो रूल इसके साथ जो रूल इसके साथ लगाया था हमने वो इसके साथ लगेगा, है ना। अब ये बताओ सही है या गलत है। कैसे सही है, टू डज डिड अगर है तो टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी जरूर आएगी, सिंपल सी बात। ठीक है, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर डू डज या डिड है तो नीड और डेयर वाले वाक्य में नीड और डेयर के बाद टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी टू आएगा। नीड और डेयर के बाद वाली क्रिया में, नीड डेयर में नहीं, नीड डेयर में नहीं, है ना। पर नीड, ये डेयर और नीड तो ये बता रहे हैं कि ये कुछ खास क्रियाएं हैं। ये खास क्रियाएं अगर आती हैं, ये खास ही क्रियाएं हैं, इन्हें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये खास क्रियाएं अगर सेंटेंस में आती हैं तो हम इनके बाद आने वाला इन्फिनेटिव इनडायरेक्ट बनाते हैं, मतलब टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला। और अगर ये डज इन सेंटेंस में नहीं आता है, ये अगर इसमें सेंटेंस में डज नहीं होता और ये अफर्मेटिव होता तो भी ये ही डेयर नॉट टू हेल्प। ठीक है, सिंपल, मतलब इस बात को याद रखेंगे हम। डू डज डिड अगर आएगा टू भी आएगा, डू डज डिड नहीं आएगा तो इसमें टू भी नहीं आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
अब देखो इसका दूसरा रूप, इन्फिनेटिव का एक और दूसरा रूप क्या होगा, इन्फिनेटिव यानी टू प्लस आईएनजी फॉर्म। आपकी फर्स्ट में आईएनजी जीरन बनाता है या पार्टिसिपल बनाता था, लेकिन ऐसी बहुत सारी जगहें होंगी और जहाँ पर टू भी आएगा और आपकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी आएगा। ये एकदम ऑकवर्ड और अजीब लगता है। अभी तक हमने पढ़ा ही वेंट टू आगरा टू, अभी तक हमने ये सेंटेंस पढ़ा था, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा इन्फिनेटिव था, ठीक है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी। जितनी चीज़ें भी हमने अभी तक पढ़ी हैं उसमें ज़्यादातर मामलों में टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, आईएनजी फॉर्म तो आती नहीं। लेकिन कुछ खास जगहें ऐसी होती हैं जो वर्ब से जुड़ी हुई होती हैं, जहाँ पर हम टू के साथ आईएनजी फॉर्म लाएंगे, ठीक। मतलब कुछ वर्ब्स या कुछ फ्रेजेस समझ रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स पहले पढ़ चुके हैं। कुछ फ्रेजेस ऐसी हैं जो सेंटेंस के अंदर यदि आ जाएं तो उनमें टू आने के बावजूद भी आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। वो विद ए व्यू टू, उनमें से कुछ हैं विद ए व्यू टू के उद्देश्य से, लुक फॉरवर्ड टू के बाद आईएनजी फॉर्म, ओइंग टू, गिवन टू, ये सब अगर सेंटेंस में आता है तो आईएनजी फॉर्म। यानी ये सेंटेंस कुछ इस तरह का होता है, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये सेंटेंस है, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू। देखिए पूरी फ्रेज है, लुक फॉरवर्ड टू विद ए व्यू टू, ओइंग टू, गिवन टू वगैरह वगैरह, इन एडिशन टू, एडिक्टेड टू, ये लिखवा दूंगा मैं। ऐसी बहुत सारी फ्रेजेस हैं जिनके बाद टू आने के बावजूद भी आईएनजी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। इस तरह का सेंटेंस आ जाएगा एग्जाम में, कई एग्जाम में पिछली बार पूछा भी गया है ये, ठीक। और इसी चैप्टर में से एक बार दो सवाल आए थे, विद ए व्यू टू, इन एडिशन, विद ए व्यू टू और लुक फॉरवर्ड टू। ये 2006 का पेपर था। लुक फॉरवर्ड टू मैं गलत करके आया था, विद ए व्यू टू मैं सही करके आया था। पहली बार ये किताब पढ़ी थी, मुझे याद रह गई बस। विद ए व्यू टू तो याद ही रह गया, या एडिशन टू था कुछ ऐसे, लेकिन लुक फॉरवर्ड टू भी थी उसमें एक फ्रेज, वो याद नहीं रही, वो गलत करके आया था, ठीक। और ये अब देखो लुक फॉरवर्ड टू आया, ये सेंटेंस हमारा गलत है, रिटायर नहीं आएगा बल्कि रिटायरिंग आएगा। जबकि ये अजीब लगेगा अगर मैं इसको लिखूं, ही इज लुकिंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एकदम अजीब बात, दिमाग भी नहीं जाएगा कि ऐसा तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं, टू के बाद आईएनजी फॉर्म। तो टू के पास इन सर्टेन केसेस टू प्लस आईएनजी फॉर्म इज यूज्ड विद सर्टेन प्रीपोजिशन व फ्रेजेस, ठीक है। इसे आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक रूप हमारा इन्फिनेटिव का ये भी होगा, ठीक है। उतारो इन्हें। तीसरा रूप देखेंगे अब हम वो चीज़ पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि टू ही नहीं आता था, केवल आपकी फर्स्ट फॉर्म आती थी, है ना, डायरेक्ट में या बेयर इन्फिनेटिव, टू नहीं लगा रहे थे, केवल आपकी फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि टू को हटाना है या लगाना है, नीड और डेयर वाले में, वो बेयर वाला, वो तो बेयर पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि टू के साथ आईएनजी फॉर्म भी आ जाती है, वो चीज़ें हम और आगे पढ़ेंगे, यही पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे टू के मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें टू नहीं आता है, टू की जगह कोई और प्रीपोजिशन आती है। यानी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद कुछ खास प्रीपोजिशंस आती हैं, टू नहीं आता है। एग्जाम में आपको इस तरह से दे देगा वो, जैसे ही इज डिजायरस, इच्छुक, वह इच्छुक है किस बात के लिए,
टू हेल्प द नीडी, जितने भी नीडी लोग हैं, जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, उन सब लोगों की हेल्प करने के लिए। ये बताओ, ये नीडी जो शब्द है ये एडजेक्टिव है या नाउन है? नाउन है या एडजेक्टिव है? यानी ये इस पूरे का मतलब क्या है बताओ? नाउन है या एडजेक्टिव है? किसी अच्छा, मतलब आवश्यकता वाले व्यक्ति के लिए सो रहा है, इसीलिए ये ताने पूछ रहा हूं मैं। नीडी नाउन है या एडजेक्टिव? नाउन है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। जब किसी एडजेक्टिव से पहले हम दा लगा देते हैं तो उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो पूरी जाति की तरफ बोध कराते हैं। किसी एडजेक्टिव से पहले अगर हम दा लगा देंगे तो उसका मतलब होगा कि उससे संबंधित सारी जाति। जैसे नीडी का मतलब है नीडी पर्सन, पर्सन कैसा है? नीडी है। अगर ये होता नीड तो ये फिर नाउन बन जाता है। नाउन हमेशा जवाब देता है क्या का। नीडी कैसा है, इसका जवाब देना है। ये कैसा है, किस रूप में है, ये व्यक्ति किस रूप में है? बहुत नीडी है, बहुत नीडी है। ठीक है, नीडी जो है ये हमारा एडजेक्टिव है। किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर हम दा लगा देते हैं तो उसका मतलब होगा कि वो पूरी संपूर्ण जाति की तरफ इशारा दे। पुअर, POOR, पुअर मतलब गरीब। कैसे लोग? गरीब लोग। अगर गरीब से पहले दा लगा देते हैं तो फिर दा पुअर का मतलब हो जाता है सारे गरीब लोग। ठीक। द यंग शुड रेस्पेक्ट द ओल्ड। द यंग छोटे नौजवान लोगों को, यंग मतलब यंग मैन। मैन कैसा है? यंग। कैसे जवाब देना? तो यंग एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव से पहले अगर मैं दा लगा दूंगा तो इसका मतलब है सारे यंग लोग। तो सभी यंग लोगों को, सभी ओल्ड लोगों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। नीडी इसीलिए लिखा मैंने ये, ही इज डिजायरस टू हेल्प द नीडी। वह इच्छा रखता है कि ज़रूरतमंद लोगों की वो हेल्प करे। देखने में ठीक लग रहा है सेंटेंस। 4 सेंटेंस होंगे, एक सही करना है आपको। चारों एक जैसे दिखेंगे, एक सही करना है। डिजायरस, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट, कीन, एम, आगे बहुत सारी ये वर्ब हैं। अगर ये वर्ब की जगह आती हैं तो दे नीड सर्टेन प्रीपोजिशंस विद दैम। इनको ज़रूरत होती है कुछ खास प्रीपोजिशंस की, इनके साथ रखी जानी चाहिए। टू इनके साथ नहीं आता। ठीक। और एक बात, जब ये टू हटेगा और इसके साथ वो संबंधित प्रीपोजिशन इसकी आएगी तो फिर ये ING फॉर्म इसके बाद आएगी। समझ रहे हैं? केवल ये टू ही है जिसके साथ हमारी वर्ब आ जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। एक केस ऐसा बनता है जहां ING फॉर्म आती टू के बाद, अभी जो हमने पढ़ा था। ठीक। केवल एक केस ऐसा आता है जिसमें टू के बाद ING फॉर्म आती है, जैसे ही इज लुकिंग टू रिटायरिंग, है ना। केवल ये केस, ही इज गिवन टू, वो आदी हो चुका है। ही इज गिवन टू ड्रिंकिंग, पीने का आदी हो चुका है। इवन टू ड्रिंक, ओइंग टू ड्रिंक नहीं, गिवन टू ड्रिंक नहीं। यानी एक केस ऐसा है जिसमें टू के बाद ING फॉर्म आती है। और लेकिन सारे केस ऐसे हैं जहां प्रीपोजिशन अगर आएगी तो फिर जीरंड फॉर्म आएगा उसका। ठीक। तो ये वो शब्द होंगे, पढ़ेंगे हम। कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंट है, डिजायरस है, एम है, कीन है, प्रोहिबिट है, ये बहुत सारे शब्द हैं, लिखेंगे हम, पढ़ेंगे आगे। यदि सेंटेंस के अंदर ये आते हैं तो इनके बाद कुछ खास प्रीपोजिशंस आती हैं। टू नहीं आता, टू को हटाते हैं और उनके बाद ING फॉर्म लगाते हैं। यानी ये सेंटेंस हमारा गलत है। इस सेंटेंस में हम डिजायरस के बाद प्रीपोजिशन आती ऑफ। डिजायरस के बाद टू नहीं आता है बल्कि आता ऑफ, और ऑफ के बाद हेल्प में लगेगा ING। हेल्पिंग द नीडी, ही इज डिजायरस
ही इज डिजायरस, वह इच्छुक है, ऑफ हेल्पिंग द नीडी। ठीक है, जैसे देखो सेंटेंस है, ही इज प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिट निषेध करना, किसी को किसी काम को करने के लिए रोक देना, है ना, उसको रोक दिया गया था, वाज प्रोहिबिटेड, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव फॉर्म, ही वाज प्रोहिबिटेड, उसको रोक दिया गया था, किस लिए रोक दिया गया था, टू गो, जाने से रोक दिया गया था, टू गो देयर, वहाँ जाने से रोक दिया गया था। तो प्रोहिबिटेड के बाद हमारा क्या आता है बताओ, प्रोहिबिटेड का फ्रॉम आता है, रेफरेन वगैरह, रेफरेन फ्रॉम, प्रोहिबिटेड फ्रॉम, प्रोहिबिटेड के बाद फ्रॉम आएगा, टू नहीं आएगा, यहाँ से इसको टू हटाएंगे और फ्रॉम लगा करके गो की जगह आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, यानी सर्टेन वर्ड्स आर फॉलोड विद सर्टेन प्रीपोजिशंस एंड नॉट विद टू। ठीक, एंड आफ्टर दिस प्रीपोजिशंस वी यूज आईएनजी फॉर्म, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये रूल है, ये चीज़ें हम रटेंगे पढ़ेंगे। ही वॉज प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड के बाद क्या आ जाएगा, फ्रॉम गोइंग देयर, कुछ हमारा सेंटेंस इस तरह से होगा, ही वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम गोइंग देयर। क्लियर, स्क्रीनशॉट लो। चलो एक पॉइंट और देखते हैं इसका, एक और रूप इसका कैसे आएगा। कभी कभी हमारा वाक्य इन्फिनेटिव से ख़त्म होता है। ठीक, ध्यान से सुन लेना, रिकॉर्ड हो रही बात बार बार सुन लेना उसे। कभी कभी हमारा वाक्य टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ख़त्म होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले कोई अगर उसका ऑब्जेक्ट आता है, ठीक, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव से पहले आया हुआ ऑब्जेक्ट अगर आता है, तो जो उस ऑब्जेक्ट और उस इन्फिनेटिव के बीच में जो नेक्सस होता है, संबंध होता है, उसके हिसाब से प्रीपोजिशन लगाना जरूरी है। उतर के ऊपर से बात एग्जाम्पल से समझेंगे। मैंने एक बात बताई, कभी कभी हमारा सेंटेंस इन्फिनेटिव से ख़त्म होता है। ऐसा सेंटेंस जो इन्फिनेटिव से ख़त्म हो और उससे पहले वो ऑब्जेक्ट आया हो जिसके लिए वो क्रिया आई है। ठीक, जब ख़त्म हो कोई वाक्य हमारा टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से और उससे पहले वो ऑब्जेक्ट आए जिससे संबंधित वो क्रिया आई है, ठीक है, तो जो संबंध इनका इनसे रहता है उसके हिसाब से प्रीपोजिशन लगानी ज़रूरी है। यानी जब इन्फिनेटिव हमारा वाक्य का कॉम्प्लीमेंट का काम करे तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में उसके बाद प्रीपोजिशन संबंधित आनी चाहिए। पेन से लिखने के लिए हम बाय पेन लगाएंगे या विद पेन? विद पेन, यानी पेन का लिखने का जो संबंध है वो हम विद का इस्तेमाल करेंगे। किसी जानदार चीज़ के द्वारा कोई काम होता है तो फिर बाय आता, ठीक है। तो जो वर्ब हमारी डिमांड कर रही है ऑब्जेक्ट के हिसाब से प्रीपोजिशन का, वो प्रीपोजिशन हमारी इन्फिनेटिव के बाद लगानी चाहिए, अनिवार्य है। ये सेंटेंस हमारा गलत है। ये सेंटेंस हमारा तब से होगा जब हम कहेंगे आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, टू राइट विद। टू राइट विद का मतलब जिसके द्वारा मैं लिख सकूं। आई हैव ए पेन टू राइट विद, यानी ये सेंटेंस हमारा, इसका जो मीनिंग है वो दो मीनिंग है इसके। जैसे हम ये कहते हैं आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, एंड आई वॉन्टेड टू राइट समथिंग विद इट। आई वॉन्ट टू राइट समथिंग विद इट, मैं चाहता हूँ लिखना इससे, ठीक है। यानी दो सेंटेंस हैं, आई हैव ए पेन और आई वॉन्ट टू राइट
समथिंग विद इट। दो सेंटेंस है, दोनों को हमने मिला के एक कर दिया। मेरे पास एक पेन है, मैं चाहता हूँ इससे कुछ लिखना, इससे कुछ लिखना, ठीक। तो इन दोनों को मिला के मैं ऐसे कह दूंगा, मेरे पास एक पेन है टू राइट समथिंग विद इट। इन दोनों को मिला के मैं ये तो कहूँगा ना, आई हैव ए पेन टू राइट समथिंग विद इट, ठीक है। इस सेंटेंस को जब हम जोड़ेंगे तो इसका रूप कुछ ऐसे होगा। ये दोनों सेंटेंस मिला के हम एक सिंपल सेंटेंस बनाए तो इस तरह का रूप होगा, ठीक। अब देखिए, इसमें जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा, ये पेन था, ठीक। पेन किस लिए था? लिखने के लिए था। इसमें ऑब्जेक्ट हमें दे रखा, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट दे रखा, लेकिन एक आगे अगर हम प्रीपोजिशन की बात करें, ये इसका जो नेक्सस है, जो संबंध है, वो इस राइट से पेन के बीच का है, ठीक। इसी का शॉर्टकट रूप हमारा ये है। अब हमने कॉम्प्लीमेंट, वो हिस्सा होता है सेंटेंस का जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक। पूरक वो होता है, वो हिस्सा होता है जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है। अगर मैं आई हैव ए पेन टू राइट समथिंग विद इट, अगर मान लीजिए मैं इतना इसे लिख दूं, तो ये सेंटेंस अपने आप में पूरा नहीं है, क्योंकि एक और कुछ और शब्द ऐसे हैं जो इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक। आई हैव ए पेन टू राइट समथिंग, देखने में ठीक लग रहा है, मेरे पास पेन है कुछ लिखने के लिए, ठीक। जब कोई वाक्य हमारा इन्फिनेटिव से ख़त्म होता है तो उसके बाद हमारी प्रीपोजिशन आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस के अंदर से ये बात है, आई हैव ए पेन टू राइट, क्या गलती इसके अंदर? टू राइट विद। इसका सही रूप होगा ये, आई हैव पेन टू राइट विद। और यही एग्जाम में यही भरने के लिए आएगी, आपको प्रीपोजिशन आएगी या कोई ज़रूरत ना होगी, ठीक है। ये चीज़ भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे, ये चीज़ समझ में आ जाएगी। सेंटेंस देखो ख़त्म कैसे हो रहा है, लास्ट में आ रहा है वर्ब की टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उससे पहले देख लेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, उसके बाद कोई ना कोई प्रीपोजिशन आएगी, तुक्का लगा लेना कौन कौन सी आएगी। इतने हम हैबिचुअल हो जाएंगे उन चीज़ों के, गलती नहीं होगी, ठीक है।